हेलो बच्चों, आज हम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर और निर्वाचन पर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से। बच्चों, जब हम बात करें इसके परिचय से, अर्थात ये लोकतंत्र होता क्या है उससे, तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है वो है लोगों का शासन। आप संस्कृत में देखिए, ये जो लोक है उसका अर्थ होता है जनता और ये जो तंत्र है उसका अर्थ होता है शासन। अर्थात जब दोनों को जोड़ दिया जाए तो बनता है जनता द्वारा शासन। तो बच्चों, लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा शासन या प्रजातंत्र अर्थात प्रजा द्वारा शासन। बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के सभी लोगों का जो है प्रतिनिधित्व होता है और ये जो प्रतिनिधित्व अर्थात रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इक्वल, अर्थात समाज के सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त होता है। बच्चों, अब हम बात करें कि ये जो लोकतंत्र है उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, वो किन किन चीजों से मिलके बना है। तो बच्चों, लोकतंत्र के आधार में सबसे पहले आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अर्थात सार्वभौमिक मतलब जिसमें सभी की भूमिका जो है एक समान हो, और वयस्क मताधिकार मतलब जो वयस्क हो उनको मत देने का अधिकार हो। तो इसका मतलब हुआ सभी वयस्क मतदाता, चाहे वो किसी भी धर्म, लिंग या जाति को हो, उनको एक समान मत देने का अधिकार हो। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का दूसरा आधार है उत्तरदायी राजनीतिक दल, अर्थात रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब एक ऐसी पार्टी हो जो जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, जो जनता के उत्थान तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य कर सके। तीसरा बेस है निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात जिस क्षेत्र में इलेक्शन होना हो वो निर्धारित हो, फिक्स हो। और चौथा है बहुमत, अर्थात मेजॉरिटी। तो बच्चों, जिस पॉलिटिकल पार्टीज को जनता का मेजॉरिटी वोट मिलता है वही पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बना पाती है। तो बच्चों, ये थे आपके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमुख आधार। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पे जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के महत्व पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के महत्व पे, तो इसका सबसे पहला महत्व होता है समाज में किसी भी प्रकार की भेदभाव, चाहे वो वर्ग भेदभाव हो या लिंग भेदभाव हो, इन सभी भेदभाव को खत्म करके राजनीतिक समानता लाने का प्रयास करना। तो बच्चों, इसका दूसरा जो है महत्व वो है कि उत्तरदायी राजनीतिक दलों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और न्याय संगत प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना। तो बच्चों, निष्पक्ष निर्वाचन के बाद जिस सरकार का गठन होता है उससे ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो जनहित के कार्यों में रुचि ले सके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे। बच्चों, लोकतंत्र के पक्षधर मानते हैं कि मत देने के अधिकार में प्रत्येक नागरिक का एक नैसर्गिक अर्थात नेचुरल अधिकार होता है, अर्थात ये अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। और बच्चों, अगर हम बात करें कि मत देने का अधिकार किन किन लोगों को है, तो सबसे पहला जो मत देने के लिए
जो रूल एप्लीकेबल है वो ये है कि जो मतदाता हो वो भारत का नागरिक हो, अर्थात वो इंडिया का उसे सिटीजनशिप मिल रखा हो। उसके अलावा उसकी उम्र जो है 18 वर्ष या उससे अधिक हो। बच्चों, मूल संविधान में मत देने के लिए पहले 21 वर्ष की आयु जो है निर्धारित की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन में यह आयु कम करके 18 वर्ष कर दी गई। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 18 वर्ष या उसके अधिक का कोई भी वयस्क व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग से बिलोंग करता है, उसे मत देने का समान अधिकार प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा रूल क्या होता है। तो बच्चों, ये तीसरा रूल ये कहता है कि किसी कानून के अंतर्गत मतदाता मताधिकार के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, अर्थात जो मतदाता है वो किसी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं हो या किसी भी कानून के अंतर्गत उसे मत देने से बाधित नहीं किया गया हो। जैसे कि बच्चों, अगर किसी व्यक्ति पे मर्डर केस या राजद्रोह का केस चल रहा है तो वो व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे जारी रखते हैं। बच्चों, लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन के लिए होने वाले चुनाव में वयस्क मत के द्वारा ही प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। चलिए हम अब संक्षेप में इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करें कि आखिर चुनाव कैसे होता है। बच्चों, सबसे पहले मताधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति का जो नाम है मतदाता सूची में दर्ज होता है। एक बार जब ये लिस्ट तैयार हो जाती है तो चुनाव से पूर्व मतदाता की सूची का संशोधन होता है। बच्चों, आपने जरूर देखा होगा कि जब चुनाव होता है उससे पहले कुछ व्यक्ति आपके घर पे आते हैं और इस बात को क्रॉस चेक करते हैं कि आपके घर से किन किन व्यक्ति का नाम जो है उस लिस्ट में है या किन व्यक्तियों का नाम उस लिस्ट में जोड़ना है या उस लिस्ट से हटाना है। तो बच्चों, यहाँ पे आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि लिस्ट में नाम जोड़ना और हटाना इसका क्या बेस है। तो चलिए इसको आपको ऐसे समझाती हूँ कि आपके घर में 18 साल की उम्र के जो व्यक्ति हैं उसमें आते हैं आपके मम्मी पापा, और इन दोनों का नाम जो है लिस्ट में पहले से है, पर इस साल आपका भाई भी 18 साल का हो गया है, अर्थात इस वर्ष के मतदाता सूची में उनका भी नाम जोड़ना होगा। अब बच्चों, ये तो हो गया नाम जोड़ने की प्रक्रिया। अब नाम क्यों हटाया जाता है? तो मान लीजिए कि पिछले वर्ष तक आपके परिवार में दादाजी थे और उनको मत देने का पूरा अधिकार था, पर दुर्भाग्यवश इस वर्ष उनका निधन हो गया, अर्थात उस लिस्ट में उनका नाम तो है, पर अब चूंकि उनका निधन हो गया है तो जब ये व्यक्ति आपके घर पे आते हैं मतदाता सूची के संशोधन के लिए, तो हमें उनको बोलना पड़ता है कि अब ये व्यक्ति नहीं रहे और इसीलिए इनका नाम इस लिस्ट से हटा दिया जाए। यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि मान लीजिए पिछले वर्ष तक आपका भाई यहीं पे रहता था और वो वोट भी देता था, पर किसी कारणवश अब वो यहाँ पे नहीं रहता है, अर्थात वो यहाँ पे वोट नहीं दे पा रहा है, तो इस कंडीशन में भी उनका नाम इस लिस्ट से इस वर्ष के लिए हटा दिया जाता है। तो ये थी बच्चों आपके चुनाव के पूर्व मतदाता सूची का संशोधन करना। अब जो तीसरा स्टेप है वो है मतदान केंद्र के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज करना। बच्चों, जब ये सूची तैयार की जाती है तो ये मतदान केंद्र के क्षेत्र के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। मान लीजिए कि अगर आपके राज्य में मतदान हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि राज्य के सभी लोगों का नाम एक ही लिस्ट में होगा।
रांची को क्षेत्र के या कह लो कि रांची को मतदान केंद्र के क्षेत्र के आधार पे विभाजित किया जाता है और इसमें व्यक्तियों के नाम जिस मतदान केंद्र के क्षेत्र में वो आते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है दर्ज की जाती है। हमारा अगला स्टेप है मतदान की तिथि को मतदाता निर्धारित मतदान केंद्र पे पहुंचकर अपना मतदान करता है, अर्थात जिस दिन वोटिंग का दिन होता है जो वोटर होता है वो उस क्षेत्र में पहुंचता है जिस क्षेत्र की लिस्ट में उसकी नाम होती है और वो अपना वोट वहीं पे देता है। तो बच्चों ये थे आपके वोटिंग प्रक्रिया के स्टेप। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पहले जो मतदान होता था वो मतपेटियों के माध्यम से होता था, पर इसमें बहुत सारी कमियां थी जिसकी वजह से अब इसको रिप्लेस करके ईवीएम मशीन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे निर्वाचन अर्थात इलेक्शन पर। बच्चों वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता जो है अपनी प्रतिनिधि का चुनाव करती है और लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय स्तर के लिए सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्षों में चुनाव होते हैं। पर बच्चों कभी कभी लोकसभा तथा विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष के पूर्व भी चुनाव हो जाता है। बच्चों यह स्थिति तब आती है जब सरकार जो है गठबंधन की बनी हो और गठबंधन की बनी सरकार बीच में ही गठबंधन तोड़ देती है, तब उस स्थिति में 5 वर्ष के पूर्व भी चुनाव करवाना पड़ता है। बच्चों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम अपनी चर्चा निर्वाचन अर्थात इलेक्शन पे जारी रखते हैं। बच्चों चुनाव अर्थात इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी जो है निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। बच्चों स्थानीय स्तर के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, वहीं चुनाव संबंधित समस्त व्यवस्था वो निर्वाचन आयोग ही कराता है, अर्थात ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पे चर्चा की। इसके अलावा हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे भी चर्चा की और साथ ही साथ निर्वाचन अर्थात इलेक्शन के बारे में भी ब्रीफ में चर्चा की। बच्चों इसका रेफरेंस है राजनीतिक विज्ञान कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक और अगली वीडियो में हम निर्वाचन पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।